Good morning, student. Today we'll start chapter number 12, friction. Now, so you might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at a traffic signal. Now, you too slow down your bicycle whenever needed by applying brakes. Have you ever thought why a vehicle slows down when brakes are applied? मतलब स्टूडेंट कि अगर आपने देखा होगा जो भी ट्रक ड्राइवर है या कार ड्राइवर है या फिर आप खुद अगर आप किसी ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर जाते हो रुकते हो तो आप अपने गाड़ी को मतलब व्हीकल को रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली कैसे जब आप ब्रेक को अप्लाई करते हो तो गाड़ी रुक क्यों जाती है। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है। उसके अलावा नॉट ओनली व्हीकल, एक्चुअली व्हीकल उसके अलावा भी एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। सिंपल सी बात है, अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के मतलब उसके सरफेस के ऊपर रोल करेंगे तो वह थोड़े देर तक तो मूव करेगा लेकिन बाद में जाकर के रुक जाएगा। जैसे कि अगर एक बॉल है, अगर उसको बॉल को अगर आप एक अपने घर के नीचे सरफेस पे फ्लोर पे अगर फेंकोगे तो पहले तो वो मूव करेगा लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जाते जाते वो रुक जाता है। तो सवाल यहाँ पर आता है एक्चुअली रुक क्यों गया, तो इसका रीज़न क्या है। तो एक्चुअली स्टूडेंट इसके बारे में हमें चैप्टर में पढ़ना है कि इसका रीज़न क्या है बॉल रुकने का। तो इसके लिए स्टार्ट करते स्टूडेंट हम लोग जो हमारा 12.1 है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे जो शब्द आता है स्टूडेंट की जो बॉल हमारा रुक जाता है तो एक्चुअली स्टूडेंट रुकता है क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से। अभी फ्रिक्शन क्या है ये पढ़ना है हमें ना। यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है फिगर 12.2 जिसमें अगर आपको दिखाई दे रहा होगा दो फिगर दिया है, एक फिगर ए और एक दिया है फिगर बी स्टूडेंट। तो इसमें क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन अपोजिस रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ बुक एंड द टेबल। एक्चुअली देखिए स्टूडेंट यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लिया गया है, एक बुक है और एक टेबल है, तो दोनों का अपना अपना सरफेस है। अब ये दोनों सरफेस को हम लोग एक पास साथ में रखेंगे और अगर हम जैसे कि अगर फर्स्ट वाले फिगर में बताया गया है कि इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट फ्रिक्शन एक्ट अलोंग द राइट। मतलब कि अगर आप लोगों ने फोर्स जैसे अगर मुझे बुक को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो अगर मैं बुक को लेफ्ट में मूव कर रहा हूँ तो जो मेरा फ्रिक्शन है वो राइट की तरफ उसको लेकर आ गया, इसलिए तो बॉल रुक जाता है। और अगर आप बुक के ऊपर राइट के तरफ से अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे तो जो फ्रिक्शन होता है उसको लेफ्ट डायरेक्शन से लगता है। तो इसका हमें ये पता चलता है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिस द अप्लाइड फोर्स। मतलब कि जिस डायरेक्शन से अगर आप फोर्स लगाते हो तो जो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है उसको अपोजिट डायरेक्शन से रोकता है। इसी के रीज़न की वजह से कोई भी बॉल अगर मूव करता है तो रुक जाता है, या फिर अगर किसी भी फुटबॉल को अगर आप किक करते हो तो थोड़ी देर के जाने के बाद वो रुक जाता है। और रुकने का रीज़न है क्योंकि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसको अपोज करता है। किसको अपोज करता है? जो हम लोगों ने फोर्स लगाया जिस डायरेक्शन में। ना स्टूडेंट इसके आगे हमें पढ़ना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मतलब कौन कौन से फैक्टर चाहिए। तो इसमें हमें 2 से 3 फिगर दिया हुआ, फिगर 12.3 दिया है स्टूडेंट, फिगर 12.4 वो आप पढ़ सकते हो। हमें डायरेक्ट पढ़ना है यहाँ से कि देखिए फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इरेगुलरिटीज ऑन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। मतलब जब भी कोई दो सब जो ऑब्जेक्ट है और जो उनके सरफेस अगर जब कांटेक्ट में आते हैं तब जाके फ्रिक्शनल प्रोड्यूस होता है। एक्चुअली फ्रिक्शन का डिफाइन भी आप बोल सकते हो कि फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। याद रखिए उनका जो शेप होना चाहिए, मतलब जो उनका सरफेस होना चाहिए वो इरेगुलर। यहाँ पे फिगर 12.5 अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे हमें सरफेस ऑफ बुक और सरफेस ऑफ टेबल का अगर आप डायग्राम देखो तो उनके बीच का जो वो सरफेस है वो इरेगुलर, इसी के वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। Now, even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them. Actually अगर आपको टेबल और बुक को देखो तो आपको तो लगेगा कि ये तो पूरा का पूरा एकदम स्मूथ है, लेकिन अगर उनको आप माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाता है तो वो बहुत इरेगुलरिटीज़ होता है उनके अंदर। ना इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस लॉक इनटू वन अदर। अगर आप देखो तो उसमें जो लॉक सिस्टम जैसा है कि जब वो दोनों साथ में आते हैं तो लॉक हो जाते हैं। अगर आप
उनके बीच का दो सरफेस ऑफ बुक और सरफेस ऑफ टेबल के बीच का अगर आप स्पेस देखोगे स्टूडेंट तो आपको पता चलेगा कि दोनों क्या होते हैं कि दोनों को लॉक कर दिया जाता है, लॉक हो जाते हैं, इसी की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है। नाउ व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेसिस वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। इसीलिए जब अगर हमको कहीं चलना पड़ता है तो हमें थोड़ा ताकत लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली हम जब पैर रखते हैं तो यहाँ पर इंटरलॉक हो जाता है, और अगर आप फिर आपको उसको मूव करना है कहीं से तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। नाउ ऑन द रफ सर्फेसिस देयर आर लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ अ रफ सर्फेस इज इन्वॉल्व। अगर सरफेस रफ है तो हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। नाउ यहाँ पे हमें अब एक और एग्जांपल दिया, फिगर 12.6 दिया स्टूडेंट कि यू हैव टू पुश ऑन द बॉक्स टू कीप इट मूविंग। जैसे कि वी सी दैट द फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन द टू सरफेसिस। नाउ इट इज ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सरफेसिस आर प्रेस्ड हार्डर। सिंपल, जब दो सरफेस अगर एक दूसरे ज़्यादा प्रेस करेंगे हम लोग तो जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो ऑटोमेटिक बढ़ना चालू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया कि यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट एंड व्हेन द पर्सन इज सिटिंग ऑन। सिंपल सी बात है, अगर एक मैट है मतलब चटाई, अगर उस पर कोई नहीं बैठा है तो अगर आप उसको मूव करेंगे तो आसानी से मूव हो जाएगा, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई बैठ जाएगा स्टूडेंट तो मतलब उसकी जब बैठेगा तो प्रेस हार्डर हो रहा है वहाँ पर, तो अगर आप फिर उसको मूव करोगे तो जल्दी मूव नहीं होगा। Now, the force required to overcome friction in an instant an object start moving from rest is a measure of static friction. इसको measure करने की यूनिट क्या स्टूडेंट? Static friction. Now, on the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is measured in sliding friction. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप दो टाइप के फ्रिक्शन का डिफाइन आपको पढ़ना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन और एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बहुत सिंपल है। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे वहाँ से जब वो मूव कर रहा है तो उस टाइम जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उसमें किसमें काउंट किया जाता है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन में। दूसरी द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग, और उसी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे मूव रखना है सेम स्पीड में तो मुझे स्लाइडिंग फ्रिक्शन चाहिए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन स्टूडेंट क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट को रेस्ट से हम लोग मूव करना चालू करते हैं। Now, when the box starts sliding, the contact points on its surface do not get enough time to lock into the contact points on the floor. Now, so the sliding friction is slightly smaller than static friction. यहाँ पे सिंपल जो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है स्टूडेंट, कि अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू स्पीड में रखना है तो उसको मूव करना पड़ेगा, और जब मूव करते रहेंगे तो उस टाइम कौन सा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है? तो उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इसीलिए जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो कम होता है कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। ना अब 12.3 जो हमारा स्टूडेंट है कि फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल, मतलब हमें ज़रूरी भी है लेकिन वो हमारे लिए अच्छा भी नहीं है, एविल है। नाउ कि इज इट ईजियर टू होल्ड अ कुल्हड़, जिसको अर्थन पॉट और अ ग्लास टम्बलर। नाउ सपोज द आउटर सरफेस ऑफ टम्बलर इज ग्रीसी और एज अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग oil on it, would it become easier or more difficult to hold? Just think। यहाँ पे सिंपल से अगर आपको एक एग्जांपल दो दे रहा है कि कुल्हड़ और ग्लास टम्बलर, जो ग्लास का हमारा टम्बलर होता है, अगर आप उसके अंदर ऑयल लगा देंगे तो आपको उसमें पता है उसको आपको होल्ड करना आसानी नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर ऑयल लगा रहता है तो आपके हाथ से जल्दी फिसल जाएगा, तो वो जल्दी नीचे गिर जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे और दिया है कि यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ देयर और नो फ्रिक्शन। स्टूडेंट ये है कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम कुछ लिख नहीं सकते नोट के ऊपर, क्योंकि फ्रिक्शन है तभी तो लिख पा रहे हैं हम लोग। उसके अलावा कि व्हेन योर टीचर इज राइटिंग विथ चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड इट्स रफ सरफेस रब्स ऑफ सम चॉक्स पार्टिकल विथ स्टिक टू द ब्लैक बोर्ड। जब कोई भी टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखता है तो इसमें क्या होता है, जो चॉक के एक दो पार्टिकल होते हैं वो स्टिक करते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर, और वही आपको दिखाई देता है। कि अगर सोचो अगर वो स्टिक होता ही नहीं तो हम कुछ लिख ही नहीं पाते उसके ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर ना। तो इससे ये पता चलता है हमें स्टूडेंट कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। कि अगर किसी भी अगर बॉल को अगर मैं ग्राउंड पे फेंकता तो अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं स्टूडेंट, तो अगर वो एक बार में फेंकता तो वो कई हज़ार किलोमीटर तक ट्रैवल कर लेता, लेकिन फ्रिक्शन के कारण वो कुछ दूर के बाद जा कर के रुक जाता है।
और भी हमें बहुत सारे हमें एग्जांपल दिए स्टूडेंट, जैसे फिगर 12.8 दिया है कि सोल ऑफ शूज़ वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। आपको पता है जब नए जूते लेते हैं तो जो नीचे का सोल होता है वो बहुत नया नया होता है, लेकिन धीरे धीरे पहनते पहनते अगर आपने देखा होगा कि वो नीचे का जो सोल है धीरे धीरे पतला होता जाता है और फिर वो धीरे धीरे फटना चालू हो जाता है। तो इसका रीज़न है, देखिए वही तो फ्रिक्शन का फ़ायदा ये है कि हम चल पा रहे हैं ज़मीन के ऊपर, लेकिन नुकसान ही कि जो हमारे सोल्स होते हैं वो धीरे धीरे फ्रिक्शन के कारण ख़त्म होते जाते हैं, मतलब फ्रिक्शन की वजह से जो सोल होता है वो ख़त्म होता जाता है। से हमारा एक एग्जांपल दिया है कि स्ट्राइकिंग ऑफ मैच स्टिक, मतलब जब हम माचिस लगाते हैं तो एक्चुअली फ्रिक्शन हो रहा है मैच स्टिक और जो हमारा मैच बॉक्स है उसको जब हम रब करते हैं तो जो वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है तभी तो वहाँ पर वो मैच स्टिक जलता है, वरना अगर ऐसा होता है तो मैच स्टिक जलता ही नहीं। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के मतलब इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।